नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं HM क्लासेस पर। हम ब्रह्मास्त्र के अंदर आज हमारा डे 7 है। डे 1 के अंदर हमने क्या देखा? प्रायिकता देखी। डे 2 के अंदर हमने सांख्यिकी देखी। डे 3 के अंदर हमने क्या देखा? क्षेत्रमिति देखी। डे 4 के अंदर हमने देखी त्रिकोणमिति। डे 5 के अंदर हमने देखी क्या? निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद में हमने क्या देखा? त्रिभुज, है ना। त्रिभुज के बाद में अब आ चुके हैं हम किस पर? चैप्टर नंबर 1 पर, जो है वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या है ना, 4 अंक का पूछता है, 3 या 4 अंक का तो लमसम पूछता है और इससे छोटे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें है ना कुछ बड़ा कुछ है ही नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लैसे ऐसे से पूछ लेता है, या फिर इसके गुणधर्मों से पूछ लेता है, या फिर इसकी प्रकृति से पूछ लेता है ना। तो इनसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या, है ना। तो देखो वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्या दोनों का समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और वास्तविक जो ये होती है, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है ऋणात्मक और एक होती है धनात्मक। ये 2 प्रकार की होती है। प्रकार देखो मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनमें है ना छोटी छोटी बातें है ना, उसमें पूछ लेता है। अब आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या यानी कि सम संख्या बताइए जो सबसे छोटी हो। सबसे छोटी सम संख्या पूछ ले, सबसे छोटी विषम संख्या पूछ ले, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले, ऐसी चीजें पूछ लेता है। तो हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले धनात्मक और ऋणात्मक क्या है ये प्रकार। धनात्मक और दूसरा है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। ठीक है, ये तो 2 हो गए प्रकार। अब हम चलते हैं इसकी प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति में मैं बात करूं तो पहली प्रकृति है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सके। P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहां Q बराबर डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डज इक्वल्स टू 0। Q है ना 0 नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखो परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे मैं बता दूं कि 2/4 या 2/10 ये हो गई परिमेय संख्या। अब उसके बाद में आती है कौन? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में वो होता है जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे √2, √3, √5, इन सभी को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। उसके बाद में आती है क्या? भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए। जैसे मैं 4 लूं, 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। उसके बाद में आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे होती हैं जो सिर्फ स्वयं से व 1 से विभाजित होती हैं। जैसे मैं बोलूं 3, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, तो ये संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। ये सिर्फ खुद से विभाजित होती हैं और ना कि किसी अन्य चीज से। एक के अलावा किसी अन्य से ये विभाजित नहीं होती, यानी कि इनमें भाग नहीं जाता। उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ये हो गई अभाज्य संख्या। उसके बाद में आती है क्या? 5वां पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो पूर्ण यानी कंप्लीट हो। जैसे 4, 5, ये क्या है? पूर्ण। जैसे अब पूर्ण क्या होगी? 4.5 या फिर 6.5, ये अपूर्ण हो गई, जबकि ये क्या हो गई? पूर्ण होगी।
एक आती है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, माइनस और प्लस दोनों होती है। ये हो गई पांचवा, और छठा होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है, माइनस से आती है, जैसे -3, -2, -1, जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। तो ये हो गई पूर्णांक संख्या। अब चलते हैं किस पर, सम संख्या। उसके बाद में आती है सातवीं सम संख्या। सम संख्याएं वो होती हैं जिनमें समान भागों में विभाजित कर सकें। इस सिंपली आप इस चीज को ध्यान रखो, उस संख्या, ऐसी संख्या जिसको समान दो टुकड़ों में विभाजित कर सके। जैसे 2 को मैं समान 2 भागों में विभाजित कर सकता हूं, 1-1। 2 के बाद में 3 को नहीं, क्योंकि 1 बचेगा। 4 बचेगा तो 4 को मैं 2 भागों में विभाजित कर सकता हूं। उसके बाद में 6, 8, ये सभी क्या है, सम संख्याएं। विषम संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें 2 में डिवाइड करने के बाद में भी कुछ न कुछ बचेगा। वो क्या होती है, विषम संख्याएं। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, ये क्या हो गई, विषम संख्याएं हो गई, है ना। तो हमने सारी बातें जान ली किसके बारे में, वास्तविक संख्या से रिलेटेड। और बताऊं क्वेश्चन कैसे पूछता है कि देखो अपरिमेय संख्या है, तो ऐसी अपरिमेय संख्या बताओ जो सबसे छोटी हो, सबसे छोटी अपरिमेय संख्या, या फिर सबसे बड़ी अपरिमेय संख्या। या फिर ऐसे पूछ ले कि किन्हीं चार भाज्य संख्या लिखिए, ऐसे पूछ लेता है। छोटे छोटे क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो अब उन्हीं क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शनल क्वेश्चन से पहले कुछ फॉर्मूलों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, लेस है और मैस है। तो लेस को क्या कहते हैं, LCF, और मैस को क्या बोलते हैं, HCF। देखो इनके फॉर्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार क्या पूछता है कि लेसे ज्ञात कीजिए जब आपको 2 संख्याएं दे रखी हो और मैसे दे रखा हो। तो देखो पहली संख्या, उनसे कैसे पूछता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF, है ना। ये हो गया। अब देखो मैसे से कैसे, वो ही सिंपली इस लेसे को इधर लिया हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या यानी कि मैं लिख दूं फर्स्ट इंटू सेकंड, इसको ऐसे लिख दूं, है ना, बटे क्या हो जाएगा, LCF हो गया। तो इस प्रकार से अब क्या है, इसको और घुमा के पूछ ले, पहली संख्या पूछ ले, फर्स्ट संख्या, कि भाई फर्स्ट संख्या बताओ। तो देखो मैं इसको इधर ले जा सकता हूं, तो LCF इंटू HCF बटे सेकंड संख्या। अब जब मैं सेकंड संख्या ज्ञात करना चाहूंगा तो क्या करूंगा, सेकंड संख्या बराबर क्या होगा, LCF इंटू HCF बटे फर्स्ट संख्या। क्या हो गई, फर्स्ट संख्या। तो इस क्वेश्चन पे पूछ लेता है। और एक पूछता है यूक्लिड प्रमेय से। यूक्लिड प्रमेय से भी कभी कभी पूछ लेता है, उससे इतने डिटेल में नहीं पूछता, पर लेसे मैसे से जरूर पूछता है। देखो एक चीज और बताऊं कि लेसे, है ना, क्या होता है कि लेसे अगर हम अभाज्य गुणनखंड कराए और उसमें हमें लेसे पूछे, तो लेसे में क्या होता है कि कॉमन है वो भी लेते हैं, और जो कॉमन नहीं आ रहा, जो कॉमन आ रहा है दोनों संख्याओं में, तो उसको तो एक बार लेते हैं, जो कॉमन नहीं आ रहा उसको ऐसे कैसे लेते हैं। हो गया एलसीएम, है ना। और एचसीएफ में क्या है, बस सिर्फ कॉमन है ना, उसी को ही लेते हैं। तो अब हम चलते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन में। अब हम आ चुके हैं किसमें, ऑप्शनल क्वेश्चन में। देखो ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, क्योंकि यह चैप्टर बहुत कम अंक का है, क्योंकि 4 अंक का है। तो मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन तो पूछेगा 1 लाइन वाला या फिर 2 लाइन वाला या 2 नंबर का 1 नंबर का, इनमें से पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि
सबसे छोटे अभाज्य संख्या बताइए। देखो अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें स्वयं का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए और अन्य किसी संख्या का भाग न जाए। तो देखो 5 ऐसी संख्या है जिसमें भाग जाता है 5 का और 1 का है। 3 है, 4 है, 4 में 2 का जाता है, 1 का जाता है, यानी ये तो अभाज्य संख्या ही नहीं है। बच्ची क्या 3 है ना, 3 और डी क्या है 0। तो इनमें से 3 अभाज्य संख्या है क्योंकि 3 में 3 का जाता है और 1 का जाता है। तो आप देखोगे कि इसमें है ना, और इसमें देखोगे कि जब आप 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो क्या है 3 से विभाजित है और 1 से विभाजित है, यह कौन सी है अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी 3 है इसमें ऑप्शन में। और वैसे देखी जाए ना तो 2 है अभाज्य संख्या, है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 2 विषम संख्याओं का योग होता है। अब देखो 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है ना। आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे हम ले लें 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी 4। अगर मैं और कोई लूं, या जैसे मैं 5 और 7 को जोड़ूं, 5 और 7 को जोड़ूंगा 12, क्या आएगी संख्या, सम आएगी। उसके बाद में जैसे मैं आगे लूं 9 ले लूं, 9 क्या है विषम संख्या, 9 और मैं 11 ले लूं, 9 और 11 मैं जोड़ूंगा तो होगा 20। यानी कि सभी विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्या आती है, सम संख्या आती है। तो 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगी, सम संख्या। अब आता है कि पूर्णांक संख्याओं होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। देखो पूर्णांक संख्याओं के बारे में मैंने बताया था कि पूर्णांक संख्याएं माइनस से प्लस की ओर होती हैं और बीच में 0 होता है, यानी कि प्लस में भी आती है माइनस में आती है, उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। देखो इन ऑप्शन में देखते हैं, देखो इसमें प्लस की भी है माइनस की भी है, मतलब यही आंसर हो गया। आगे देखते हैं, देखो ये प्लस की नहीं, ये माइनस की नहीं, 0 नहीं। देखो अगर इनमें प्लस माइनस की आती ना तो वो सही होती, तो सही कौन सी है, ए, जिसमें प्लस माइनस और 0 तीनों है ना। उसके बाद में आती है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग। देखो अभाज्य संख्याएं मैंने बताई थी कौन सी है, जिसमें स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए। तो ऐसी अभाज्य कोई भी 2 संख्याएं लेते हैं, फिर उनको योग करके देखते हैं कि संख्या आती क्या है। देखो मैं लूं अभाज्य संख्या 2 लूं, है ना, और 2 लूं और 3 लूं, है ना। अब इन दोनों का योग करने पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना। अब मैं लूं 3 लूं और 5 लूं, इनका योग करने पर मेरे पास आ रहा है क्या, इनका योग करने पर मेरे पास आ रहा है 8, है ना। अब ये तो हो गए भाई, एक बार तो क्या रहे विषम आ रही, एक बार सम आ रही है। चलो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे लूं तो क्या लूं, जिसमें 5 प्लस क्या लेना, अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए 7 ले लिया। अब देखो इनका योग करने पर 12, यानी कि सम भी आ रही है विषम भी आ रही है ना, दोनों आ रही हैं। तो मतलब सम सिंगल नहीं, विषम नहीं, क्योंकि विषम भी आ रही है सम भी आ रही है। उसके बाद में देखो क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या, यहाँ पे तो सम संख्या भी आ रही है और भाज्य संख्या भी आ रही है। देखो 8 में तो 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, मतलब कि ये तीनों नहीं होंगी। क्या आएगा इसमें, डी, नोट, क्योंकि इनमें से नहीं है। कई बार क्या है कि नोट पे हम जोर नहीं देते हैं, कभी कभी नोट भी सही होता है। ये नोट इसलिए ही सही होता है जब हमारा ऑप्शन गलत होते हैं। ऑप्शन ये तो होता है क्वेश्चन घुमाने की ट्रिक। अगर क्वेश्चन घुमा दिया है तो आपका दिमाग को वो खींच रहा है, यानी कि तैयार कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा परख रहा है कि यह जागरूक भी है, यह संख्याओं के बारे में पता भी है या नहीं, कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अगर उनका योग भी करें, ये अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, कहां खत्म होती है, ये भी पता है या फिर नहीं, है ना। तो अब हम और क्वेश्चन करते हैं, चलो उन क्वेश्चन की ओर। देखो अब हम आ चुके हैं किन में, 2 नंबर व 3 नंबर के क्वेश्चनों में। देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर के में से पूछ सकता है कि HCF और LCF आपको ज्ञात करना है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो उसमें लिखा हुआ देगा ना, तो उस हिसाब से। अब देखो इसमें नहीं लिखा हुआ तो मैं कोई सी से भी कर दूं सोल्व, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से कर दूं या फिर यूक्लिड प्रमेय विधि से कर दूं, है ना। तो मैं करूंगा इससे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं सोल्व करूंगा, तो इनको अभाज्य गुणनखंड करूंगा पहले,
अभाज्य गुणनखंड करना तो आता ही होगा कि सबसे पहले मैं 2 का दूंगा, फिर बचा क्या 70 है ना। 2 का भाग दिया 140 में बचा 70 में मैं 2 का भाग दूंगा तो क्या बचा 35 है ना, यानी 70 का आधा 35। अब 35 में मैं दूंगा किसका 5 का, बचा क्या 7 में फिर मैं 7 का दूंगा, क्या बचा 1। ठीक है, अब मैं चलता हूं किसके में 156। देखो 156 के में मैं दूंगा सबसे पहले, देखो लास्ट की संख्या, देखो पहचानने का बताऊं क्या होती है ट्रिक। देखो लास्ट की संख्या को देखो, और लास्ट की संख्या अगर सम है तो मतलब उसमें 2 का जाएगा। अगर योग करने पर 3 से विभाजित आ रही है तो मतलब 3 का जाएगा। लास्ट में 0 5 आ रही है तो 5 का जाएगा, है ना। फिर अगर 5 का हो गया 6, 2 3 का जाता है, उसके बाद में 7 का जाता है, फिर अभाज्य संख्याओं का जाता है ना। तो अब इसमें मैं दूंगा किसका 2 का। देखो 2 का दिया, इसमें भाग दे रहा हूं मैं 2 का, तो देखो 2 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 बचा 16 और 1 8। ठीक है, फिर मैं 2 का दूंगा, 3 दूनी 6, 3 है ना, तो 3 बार गया 6 बार, फिर 1 बचा 1 8 और 1 9। अब मैं दूंगा किसका 2 का नजारा, 3 का नजारा, फिर मैं 5 का नजारा, 7 का नजारा। अब इसमें जा रहा है 13 का, 13 में 13 26 13 30 39, 13 30 39, फिर 13 3 बार गया, अब 3 में फिर 3 का 1 बार। अब देखो एलसीएफ एचसीएफ ज्ञात करना है, तो पहले मैं इनके गुणनखंड लिख देता हूं। अभाज्य गुणनखंड 140 के 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, फिर मैं 156 का लिख देता हूं। 156 को लिखूंगा 2 × 2 × पहले 3 को लिख देता हूं, 3 × फिर क्या है 13, है ना। अब इनमें कॉमन लेता हूं। देखो एलसीएफ का अर्थ क्या होता है, एलसीएफ का अर्थ होता है जो कॉमन आ रहा है वो और जो कॉमन नहीं आ रहा वो। तो देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 2, ये 2 2, उसके बाद में कोई चीज भी कॉमन नहीं आ रही, तो मैं 2 2 की जोड़ी में से एक एक ले लेता हूं, उसके बाद में 5, उसके बाद में 3, उसके बाद में 7 × 13। ये तो हो गया एलसीएफ। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है सिर्फ 2 × 2, तो बराबर क्या आएगा 4। तो इस प्रकार से भी क्या पूछता है क्वेश्चन। अब देखो इसको सोल्व कर लो चाहिए। देखो 2 4 बार, 4 पंजे 20, 20 थी 60, 60 7 42, यानी कि 420 × कितने 13 करो, है ना। 420, 20 का 0 उठा लो, 13 करो, 13 दूना 26, 2 सील, 13 चौक 52, 52 2 54 और 1 0 है जो इधर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया इसका एचसीएफ, एलसीएफ, है ना। तो एलसीएफ और एचसीएफ भी पूछ लेते हैं, और मैं अब आपको बताऊंगा किससे, यूक्लिड परिमेय विधि से भी एचसीएफ और एलसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं या फिर गुणनखंड कैसे करते हैं, है ना। अब हम आगे देखो, हमने इससे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करना सीखा था। अब मैं यूक्लिड विभाजन सूत्र यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से बताऊंगा कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम कुछ बातें जान लें कि यूक्लिड विभाजन सूत्र होता है वो क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। तो उसका फिर फॉर्मेट क्या होता है, सॉल्यूशन, है ना। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम उसमें क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ये क्या होता है एल्गोरिथम, जिसमें अब देखो इधर मैं लिख देता हूं कि ए क्या है सबसे
बड़ी संख्या, ए क्या है सबसे बड़ी संख्या, बी क्या है सबसे छोटी संख्या। जो क्वेश्चन में दो संख्या दे रखी हैं उनमें से हमें ये दो संख्याएं ठानी है ना। तो जैसे मैं बड़ी संख्या ठाऊं, क्या आएगा 225 बराबर, अब तो छोटी संख्या क्या है 135। अब मैं, है ना, अब 135, अब देखो इसको लिखने का क्रम होता है ये, जबकि इसको सोल्व करने का क्या होता है 225 में भाग देना है किसका 135 का एक बार, है ना, फिर दिया मैं 35, है ना, तो इसको घटाया मैं 5 में 0 और यहाँ क्या बचा 12, 12 में से मैं 3 घटाता हूं तो क्या बचा 9, तो ये हो गया है ना। अब मैं इसको जो ये Q है ना, Q है ये Q है और ये R है, R क्या है शेष, तो मैं क्या लिखूंगा इंटू 1 प्लस 90, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं किस में दूंगा 135 में, ये हो गया, भाग देना भी आना चाहिए। अब मैं 135 में दूंगा किसका भाग 90 का भाग दूंगा, 90 का भाग दूंगा तो एक बार, है ना 90, उसके बाद में 5 ऐसे की ऐसे, उसके बाद में देखो यहाँ क्या बचा क्या बचा 13, 13 में से मैं जब 9 घटाऊंगा, 13 में से जब मैं 9 घटाऊंगा क्या बचा 4, तो अब इस फॉर्मेट को ऐसे लिखेंगे कैसे 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। अब देखो और आगे जब तक हमें शेषफल में 0 नहीं मिल जाता तब तक हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब फिर मैं 45 का भाग दूंगा किसमें 90 में, कितनी बार गया 2 बार और 90, अब आ गया शेषफल में क्या 0, शेषफल में 0 कब आया जब मैं 90 में 45 का भाग दे रहा हूं। अब हमें हल करने पर शून्य प्राप्त होता है तो HCF क्या रहेगा HCF 45 ही HCF रहेगा, क्योंकि 45 का जब मैं 90 में भाग देता हूं तो क्या आता है 0 आता है ना। अगर आप इसको चेक करना है तो पीछे अभाज्य गुणन करके फिर भी आप चेक कर सकते हो कि इसका क्या है HCF क्या आएगा। तो ये होता है इसका फॉर्मेट यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये लिखने की पूरा क्रम होता है ना। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। तो हाँ जी, हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए है ना। अब देखो इस चैप्टर से चाहे ना थ्योरेटिकल एक बार क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कभी क्या है कि ऑप्शनल क्वेश्चनों को छोड़कर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली, है ना। तो उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे आधारित यह है कि हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ऐसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं कि आपको सिंपली अगर अपरिमेय सिद्ध करवा रहा है तो आप परिमेय मान लो, आप इसको परिमेय मानोगे, है ना। परिमेय मान के P/Q के बराबर लिख देंगे, फिर उसके बाद में उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर देंगे, विभाजित करने पर अभाज्य संख्या आ जाएंगी, है ना। अभाज्य गुणनखंड आने के बाद में फिर हम दोनों के इक्वल करके इस प्रकार से हम सोल्व करते चले जाते हैं। चलो हम इसको सोल्व करते हैं ना, फिर उसके हम आगे देखते चले जाएंगे कैसे कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें लिखने पर होता है, सब कुछ लिखने पर होता है ना। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि √5 परिमेय, √5 परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम ये मान लिए, मानने के बाद क्या हो गया, इस मानने से ये हो गया कि √5 किसके बराबर हो गया P/Q के रूप में हो गया, जहां Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब देखो है ना
चूंकि अब हम क्या जानते हैं, P व Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर हम कह सकते हैं कि हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, √5 बराबर a/b। ये प्राप्त हो जाएगा, हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है, ये प्राप्त होगा जहां a तथा b क्या है, a तथा b सह अभाज्य है ना। ठीक है, अब देखो √5 बराबर a/b। अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का क्या करूंगा, वर्ग करूंगा। पहले इसको गुणा में लिया जाऊंगा, है ना। इसको ऐसे लिख सकता हूं b √5 बराबर a। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब देखो मैं वर्ग करूंगा तो क्या आएगा, b² है ना, √5 बैठ जाएगा, क्या बचेगा 5 बराबर a², है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि b² बराबर a²/5, ये लिख सकता हूं। अब देखो इससे ये हो गया कि ये 5 है ना, ये 5 a को विभाजित करेगा, a को उभयनिष्ठ विभाजित करेगा। तो दिखूंगा चूंकि 5 a को उभयनिष्ठ विभाजित करेगा। ठीक है, ये इसको विभाजित करेगा। ये हो गया यहां तक, है ना। अब देखो इसको एक बार देख लो, अब हम अगले पहलू पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां तक हो गया। देखो मैं 5 सेकंड दूंगा, उसके बाद में देख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं इससे आगे चलता हूं। पूरा बुझान। अब देखो हमने कहां तक देख लिया था कि 5 है ना, 2 को विभाजित। अब मैं ये कर देता हूं कि a बराबर 5c मानने पर अब मैं ये मान रहा हूं, है ना, तो a की जगह मैं क्या रखूंगा, 5c। तो क्या हो जाएगा 5b² 5b² बराबर 5c का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 5b² बराबर 25c², है ना। अब देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो b² बराबर ये क्या हो जाएगा, 5c²। अब देखो यहां पे क्या हो गया, c² बराबर b²/5 हो गया। अब आप एक चीज देखोगे कि ये है ना 5b को भी क्या करेगा, उभयनिष्ठ विभाजित करेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड विभाजित करेगा। अतः 5b को उभयनिष्ठ विभाजित करता है, उभयनिष्ठ विभाजित करता है। अब देखो उभयनिष्ठ विभाजन करने से अब क्या हो गया, अब है ना उभयनिष्ठ विभाजन कर दिया, अब ये दोनों को उभयनिष्ठ विभाजन कर रहा है ना। और 5 है ना, 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या। 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 चूंकि 5 एक अभाज्य
संख्या है, इस कारण यह सिर्फ एक से विभाजित होगी, जो कि हमारी कल्पना गलत है, जो कि हमारी कल्पना गलत है। तो हमारी कल्पना गलत है ना, इससे क्या सिद्ध हो गया, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ये हो गया क्वेश्चन। ये देखो जितना लॉन्ग है ना उस हिसाब से नंबर का पूछता है। ये कितने नंबर का, 4 या 5 नंबर का पूछता है। सीधा पूरा क्या है कि ऑप्शनल क्वेश्चनों को छोड़कर सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है सीधे। अब देखो इसमें क्या है, चेंजेस भी कर सकता है, क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछ सकता है। अब आप इसमें क्या मैंने पूछा कि √5, अब देखो √2 भी पूछ सकता है, √3 भी पूछ सकता है, तो कोई सा भी पूछ सकता है। इसलिए आपको तैयार रहना, पैटर्न एक ही है, सेम पैटर्न है। अगर √3 पूछता है तो आप 3 रख दो, उसको सोल्व कर दो, सेम पैटर्न। अगर √2 पूछता है, जहां 5 है वहां 2 रख दो, तो सिंपली वैसे सोल्व हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जाना, है ना। तो अब सकरात आ रही है ना, तो मैं एक ही विनती करूंगा कि आप पतंग उड़ाएं ना तो सावधानी से उड़ाएं, है ना। ऐसी छत पे उड़ाएं जो चारों तरफ से बाउंड्री हो, क्योंकि अब सकरात आ चुकी है, हम पतंग उड़ाएंगे किसी का क्या हो जाएगा। मेरी मानो ना तो पतंग उड़ाना ही मत, क्योंकि इससे काफी ज्यादा पक्षियों की क्या होती है, मौत होती है, और पक्षी भी मरते हैं। कई बार कई व्यक्तियों की भी कुछ दुर्घटना घटित हो जाती है, उससे भी बचना चाहिए, है ना। तो ऐसी कई चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। क्या है कि सकरात है तो हम अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों या माँ बाप के साथ काम में हाथ बटाओ, उनके साथ रहो, उनके साथ अच्छा खाना बनाओ, अच्छा पियो, अच्छा खाओ, है ना। यही मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे बिल्कुल प्यार प्रेम से रहो। ये पतंग उतंग से क्या है कि कोई ना कोई दुर्घटना घटित हो ही जाती है, तो उससे हमें क्या करना है, बचना है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके जाना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।